नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मलुका आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एस.के. पांडे आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे इतिहास वैकल्पिक विषय के संदर्भ में थोड़ा सा मैं यहाँ पे समय लेना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद बहुत कम समय होता है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो आज आप तनाव महसूस कर रहे होंगे, उन्हीं तनाव को आपको कम करने के लिए मलुका आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम अरेंज किया है। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि कम समय में आपके उत्तर को कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके, जिससे आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त हो सके और साथ ही साथ एक अच्छी क्वालिटी आपको दी जा सके। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा, जो सिलेबस भी होगा वह भी आपके पास उपलब्ध होगा, कोई आप नए नहीं हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वह है कि आपका आंसर कैसे होना चाहिए, आंसर में किन किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में और बच्चों से आप कैसे लीड ले सकते हो, इसकी आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आपका आंसर भी सही हो और अंक भी आपको अच्छे उसमें प्राप्त हो सकें। क्योंकि केवल लिखने से उत्तर मिलना होता तो आप सब भी जानते हो कि सभी लोग कम से कम मेंस के एग्जामिनेशन में उतना तो लिख कर आते हैं, लेकिन उससे एक अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिल पाता है। तो फिर कैसे अच्छे मार्क्स को प्राप्त किया जाए, और वह भी बहुत कम समय में, क्योंकि आपके पास 3 महीने का समय होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद। और उस 3 महीने में बच्चों आपको जीएस के भी सब्जेक्ट देखने होते हैं, सामान्य अध्ययन के भी बहुत सारे पेपर हैं, उन चारों पेपर को आपको देखना है। इसके साथ साथ आपको ऑप्शनल पेपर को देखना है। तो यहाँ आप देखें तो इतिहास ऑप्शनल में जो आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है बच्चों, तो उसमें आप लोग देखते हो कि 2 सेक्शन यहाँ पे है, जिसमें एक तो आपका सेक्शन यानी पेपर फर्स्ट में आप यहाँ पे देखते हो कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी बना हुआ है। इन दोनों ही सेक्शन में, जैसे अगर फर्स्ट सेक्शन में आप देखो तो फर्स्ट एंड 5 जो पहला और 5वां जो प्रश्न है वह आपका अनिवार्य होता है, वह आपको लिखना होता है। जिसमें पहले जो पेपर है यानी पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए में, यह आपको एंशिएंट और मिडाइवल से रिलेटेड होता है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत से। और यहाँ आप देख रहे हो तो जो सेक्शन बी है वह आपको यानी मॉडर्न फर्स्ट जो है वह आपको सेक्शन ए में यानी एंशिएंट और मिडाइवल यह होता है, और सेकंड पेपर जो है वह आपको मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। अब इसमें पहला और 5वां प्रश्न आपका अनिवार्य होता है, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, और 5वें प्रश्न में आपको 5 ऑप्शन होते हैं, यानी ए बी सी डी ई करके दिया हुआ होता है, जो 10-10 नंबर का होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे आप एक अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हो। दूसरी चीजें बच्चों मैं यहाँ बताऊं कि आंसर में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, आपको आंसर जो लिखना है वह 200 से 250 वर्ड में लिखना होता है। जनरली आपको 200 या 250 वर्ड में लिखना है, और उस 200-250 वर्ड में आपका आंसर गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसमें फ्लो चार्ट बनाने की आवश्यकता होती है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है, और मेन जो है, जब तक आपको कोई चेक ना करे, जब तक आपकी कोई कमियों को ना बताए कि आपके उत्तर में क्या कमी है, इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, तब तक आपका सुधार नहीं हो पाता है। और वह कोई भी हो सकता है, मैं यह नहीं बता रहा हूं कि आप उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में ही जाओ, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको टाइम दे सके। वह आपका सीनियर भी हो सकता है, वह आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, वह आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप खुद सोचो कि क्या किसी रिलेटिव का, जो भी अगर आपके आसपास होते हैं, जो इस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हों या जो सेलेक्ट हो गए हों,
तो क्या वह आपको प्रॉपर टाइम दे पाएंगे? क्या आपके पेरेंट्स वह प्रॉपर टाइम दे पाएंगे? क्या आपका वह फ्रेंड जो इस एग्जामिनेशन से जुड़ा रहा है, क्या वह प्रॉपर टाइम दे पाएगा? तो वह टाइम नहीं दे पाते हैं। तब जाकर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वह बचता है कि किसी इंस्टीट्यूट में आप जाओ और वहाँ पे किसी पार्टिकुलर आप उस सब्जेक्ट के जो जानकार हैं उनसे आप जुड़ो, क्योंकि यह आपके लाइफ का बात है। इसमें आपकी लाइफ जुड़ी हुई है, इसमें आपका टाइम, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और बच्चों, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपके पास बहुत कम समय होता है, और नहीं तो ऐसी स्थिति आती है कि फिर आपका 1 साल का समय तो जाता ही जाता है, इसके साथ साथ आप देखो तो आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। दोनों चीज़ों को बचाने की आवश्यकता है कि आपका पैसा भी बर्बाद ना जाए और आपका समय भी बर्बाद ना जाए। चलो, पैसे की बर्बादी उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन समय की भरपाई नहीं की जा सकती है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट हो, जिन बच्चों का सेकेंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो। तो उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आज ये चुनौती है कि कैसे उत्तर को वह सही कर सकें। जैसे 1-2 मैं एग्जाम्पल आपके समक्ष में यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सपोज दैट, मान लो कि आपसे प्रश्न पूछा गया हो, मॉडर्न इंडिया का मैं एक एग्जाम्पल आपके समक्ष रखता हूँ, और आपसे प्रश्न पूछा गया हो कि गांधी के आंदोलन में संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पर चर्चा करें। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। जैसे सपोज दैट, मान लो कि यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गांधी के आंदोलन में संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पर चर्चा करें। रणनीति पर चर्चा करें। अब देखो, साधारण तौर पर बच्चों में होता क्या है, जैसे कोई भी बच्चा हो, उसका यह मानना होता है कि चलो प्रश्न देखा उसने और उसके बाद उसे लगा कि अच्छा गांधी पे पूछा है, यह तो बहुत ही आसान है, गांधी के विषय में ऐसा कौन बच्चा है जो नहीं जानता है। लेकिन बच्चों, आप यही गलती करते हो, क्योंकि आप उसे जो एकेडमिक जो आपकी जानकारी होती है, आप उसके अनुसार उत्तर को लिखने लगते हो। क्या उस उत्तर को लिखने से, जो आपने कॉलेज में लिखा है, जो आपने स्कूल में लिखा है, क्या उस उत्तर को लिखने से, उस तरीके से लिखने से, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे? बच्चे खुश होकर आते हैं कि अच्छा प्रश्न तो बहुत आसान था और मैंने खूब इस पे लिखा है, लेकिन क्या उससे आपको मार्क्स मिलेंगे? जब तक आप यहां पे समझोगे नहीं प्रश्न को, और प्रश्न के साथ साथ आपको एक हर एंगल से उसे देखना है, आपके अंदर वह क्वालिटी भी दिखनी चाहिए एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर जो भी है वह आपके समक्ष नहीं है, आपका उत्तर ही वहां पे आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है कि आपके अंदर क्या जानकारी है। उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप आर्ट्स, मतलब आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से रहे हो, नहीं रहे हो, मेडिकल से हो, साइंस से हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वह आपके उत्तर को देखकर ही तब जाकर वह उसमें मार्क्स देता है। अब जैसे इस प्रश्न को मैंने बताया, अब इस प्रश्न पे जितने भी बच्चे होंगे उनको लगेगा कि चलो गांधी पे है, कुछ भी लिख दो। वे स्टार्ट करेंगे कि कैसे भारत में गांधी का आगमन हुआ 1915 में, और लास्ट में कैसे गांधी की मृत्यु हुई। तो उस पैटर्न पे आपको लिखने से कैसे मार्क्स मिलेगा? सपोज दैट, अगर आप ऐसे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में आपने अगर फ्लो चार्ट बना दिया और उस फ्लो चार्ट में आपने इस प्रकार से दिखाने का प्रयत्न किया कि वह संघर्ष विराम और संघर्ष, यहां पे 3 बात है, संघर्ष विराम संघर्ष, यानी गांधी का जो भी आंदोलन है वह आंदोलन को आप देखो तो संघर्ष भी है वहां पे और वहां पे विराम भी है। यानी एक समय आता है जब गांधी आंदोलन को लेकर पीक पर चले जाते हैं, और एक समय आता है जब वे समझौता भी करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि पूरे गांधी समझौतावादी दृष्टिकोण था, मध्यम मार्गी स्वरूप के थे।
तो यह उनकी पूरी प्रक्रियाएं जो है वह उस आंदोलन में दिखाई देंगी। अब जैसे संघर्ष विराम संघर्ष में आपने फ्लो चार्ट बनाया, तो उसमें आपने दिखा दिया कि किस प्रकार से यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट बच्चों आपको लगता है। आपने बतलाया कि 1915 में गांधी का आगमन हुआ। उसके बाद आपने इस प्रकार से बतला दिया अब संघर्ष कैसे, तो 1917 गांधी का चंपारण सत्याग्रह, 1918 गांधी का अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद 1920 यह आपको पीक पर गांधी पहुंच जाते हैं आंदोलन को लेकर, और फिर यहां पे वे करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। लेकिन फिर आप देखते हो कि आगे चलकर गांधी ने इस आंदोलन को क्या किया, तो स्थगित कर दिया। कब? 1922 ईस्वी में। अब आप यहां पे देख रहे हो कि 1922 ईस्वी में गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो यहां जो गांधी ने आंदोलन को जो स्थगित किया, अब इसे अगर आप देखो तो चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से मैप आपको बना दूं। जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार से संघर्ष विराम और संघर्ष, तो यहां जो आप देख रहे हो, तो एक समय आता है जब गांधी 1920 में आंदोलन को लेकर पीक पर चले जाते हैं, और उसके बाद 1922 में गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया चौरी चौरा कांड के कारण। फिर आप देखते हो तो अब गांधी का पुनः संघर्ष प्रारंभ होता है 1924। इधर आपको भारत में दूसरी ओर अब गांधी से मोहभंग की स्थिति लोगों में हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन रुक गया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन अब यहां से अलग दिशा में चल रहा है, और इस समय आपको HRA का गठन हो रहा है, HSRA का गठन हो रहा है। थोड़े जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वे लोग लीड करने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो तो यहाँ पे आंदोलन आपको, लेकिन फिर गांधी 1928 तक आते आते फिर गांधी एक्टिव होने लगते हैं। 1927 से ही गांधी एक्टिव होते हैं। और जब यहाँ आप देख रहे हो कि 1928 में साइमन आयोग 1927 में जब आता है, तो साइमन आयोग को विरोध को लेकर पुनः यहाँ पे गांधी एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद फिर आप देखते हो कि 1930 तक आते आते गांधी फिर आंदोलन को लेकर पीक पर चले जाते हैं। और इधर आपको गांधी ने क्या प्रारंभ किया, तो इधर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां पे गांधी आपको फिर एक बड़ा आंदोलन लेकर आते हैं जो गांधी का पीक को दर्शाता है। गांधी आंदोलन को ऊंचाई पर लेकर चले जाते हैं, संघर्ष को दर्शाता है। लेकिन उसके बाद ही आप देख रहे हो कि 1934 पुनः गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। और फिर ऐसा नहीं कि गांधी ने आंदोलन को स्थगित किया तो गांधी बिल्कुल शांत हो गए, बल्कि वे रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, वे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वे राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इधर भी आप देख रहे हो तो गांधी 1932 से ही छुआछूत आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से गांधी यहां पे, लेकिन फिर एक समय आता है बच्चों जब 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आता है, विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इस समय से फिर गांधी एक्टिव होते हैं और उसके बाद 1940 में वह व्यक्तिगत सत्याग्रह लेकर आते हैं और 1942 में वे क्विट इंडिया मूवमेंट लेकर आते हैं। तो यह अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया और थोड़ी सी आपने बस डेट को मेंशन किया तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर इंप्रेस होता है, उसको लगता है कि हां बच्चे में इसको ओवरऑल जानकारी है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है, आपको 200 से 250 वर्ड में ही लिखना है। लेकिन आप ऐसे अगर फ्लो चार्ट आपने बनाया और उसके बाद जब आपने बतलाना प्रारंभ किया कि गांधी के आंदोलन में कैसे संघर्ष और विराम हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि गांधी जानते थे गांधी का जो आंदोलन था वह जन आंदोलन था जिसमें जनताओं का जुड़ाव था, और गांधी जानते थे कि जनताओं की अपनी एक लिमिटेशन है, एक सीमाएं हैं, क्योंकि यह जन आंदोलन है और जन आंदोलन की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि जनता आपके साथ निरंतर आंदोलन में भागीदारी नहीं निभा सकता है। एक समय आएगा जब उनमें उत्साह की कमी हो जाएगी और वे आंदोलन से पीछे हट जाएंगे, और तब ब्रिटिश हुकूमत को मौका मिलेगा उस आंदोलन पर प्रहार करने के लिए। तो इसलिए आप देख रहे हो कि गांधी इन सीमाओं को देखते हुए
वह क्या कर रहे हैं कि एक समय आता है जब वे आंदोलन को लेकर पीक पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद आंदोलन को वे स्थगित भी करते हैं। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया, उसको आपने यहां पे अगर 3 से 4 पैरा में बतलाया तो यह आपका उत्तर जो होगा वह पूर्ण उत्तर होगा, और तब जाकर आपको एग्जामिनर इसमें मार्क्स दे पाएगा। ऐसा ना कि आप अनावश्यक बातों को लिखते जाएं और आप इस उम्मीद में रहें कि आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा मार्क्स दे दे। दूसरी चीज है बच्चों, जैसे मैं एक और आपको यहां पे एग्जाम्पल देना चाहता हूं, और सपोज दैट मान लो कि अगर प्रश्न आपसे पूछे, ऑप्शनल में भी पूछ सकता है, जीएस में भी पूछा जा सकता है, विशेषकर ऑप्शनल में, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शनल में प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे अगर प्रश्न आपसे पूछे मॉडर्न इंडिया पे ही कि 1940 का दशक ब्रिटिश के लिए सबसे परेशानी वाला समय काल था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, या फिर 1940 के दशक ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की प्रक्रिया को जटिलतम बना दिया या जटिल बना दिया। अब यहां पे अगर ऐसा प्रश्न आए कि 1940 के दशक कैसे अंग्रेजों को भारत छोड़ने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया, तो अब वहां पे आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, आप सोच नहीं पाते हो कि 1940 के दशक में जटिल कैसे बना होगा। तो आपको पूरा पता होना चाहिए, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को आपको पता होना चाहिए, आपको घटनाक्रम की जानकारी होनी चाहिए, और वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तब आप यह समझ पाओगे कि 1940 का दशक कैसे ब्रिटिश को भारत छोड़ने की प्रक्रिया को जटिल बनाया। अब जटिल कैसे बनाया, तब फिर आप आते हो अब 1940 के दशक में कि 1940 का दशक क्या था, क्या हुआ था। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कुछ कुछ चीजें याद आएंगी कि अच्छा 1940 में कुछ तो हुआ था, 1940 के दशक भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, 1940 के दशक में आपको यानी देख रहे हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ, 1940 के दशक में क्रिप्स मिशन भी आया। तो ऐसे अगर आप उत्तर लिखोगे तो फिर क्या होगा, डाइवर्ट आप हो जाओगे। अब आपको यह देखना है कि भारत छोड़ने की प्रक्रिया, ब्रिटिश को भारत छोड़ने की प्रक्रिया कैसे जटिल बनी, कैसे मुश्किल हो गया कि ब्रिटिश भारत छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो तब तो आप समझ पाओगे कि जटिल कैसे, यानी ब्रिटिश भारत छोड़ना चाहते हैं 1940 के दशक में, लेकिन वे भारत छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप देखो तो 1940 के प्रारंभिक दशक में आपको आना पड़ेगा। अब प्रारंभिक दशक में एक तो आपको पूरे घटनाक्रम बिल्कुल आपके माइंड में एकदम मतलब फ्लैश की तरह चलनी चाहिए, वो सारी घटनाएं कि 1940 में क्या हुआ। तो सबसे पहले आप देखते हो सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है 1939 लास्ट में ही, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई वैसे ही ब्रिटिश ने क्या किया, तो ब्रिटिश ने यह घोषणा कर दिया कि भारत जो है वह ब्रिटेन के साथ है। अब ब्रिटिश को यह लग रहा था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय लोगों ने समर्थन किया था वैसा ही समर्थन यहां भी होगा। इधर गांधी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पूरी तरह से ब्रिटिश से नाराज बैठे हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली तो स्थिति है नहीं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई 1914 में, उधर आप देख रहे हो 1915 में गांधी का आगमन हुआ, दक्षिण अफ्रीका से वे भारत आते हैं। और भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो आते ही उन्होंने बोला कि अंग्रेजों को सहयोग देने की आवश्यकता है, और सभी भारतीयों से अपील कर दी कि सभी भारतीय जो हैं वे ब्रिटिश को सहायता प्रदान करें। इनके लिए ब्रिटिश के द्वारा इनको सार्जेंट की उपाधि भी दी गई। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है 1918 में, और समाप्ति होने के बाद ही आप देख रहे हो कि क्या, तो रॉलेट एक्ट जैसा एक कानून दे दिया जाता है। यह उपहार नहीं था, यह कोई पुरस्कार नहीं था,
इसको लेकर जालियांवाला बाग जैसी त्रासदी घटनाएं घटित होती हैं। भारतीय इस बार पूरे मूड में थे कि इस बार तो ब्रिटिश को साथ नहीं देना है। और होता यही है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है वैसे ही गांधी यह नारा लगा देते हैं कि ना एक पाई ना एक भाई। इस बार ना एक पैसा देंगे और ना एक भाई की कुर्बानी देंगे। अब जब ऐसी स्थिति बनी तो ब्रिटिश घबरा उठते हैं। उसी समय आप देखते हो कि इधर ब्रिटिश के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा यह घोषणा भी कर दिया जाता है। अब गांधी कांग्रेस के ऊपर दबाव डालते हैं। बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल के बातों को रखे ब्रिटिश ने इसे घोषित कर दिया कि भारतीय इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ हैं। इधर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने भी रिजाइन दे दिया। तो यह प्रक्रिया गुजर रही है 1940 के दशक में ही। अब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने रिजाइन दिया, ब्रिटिश परेशान। अब ब्रिटिश को था कि भाई कैसे भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जाए, और नहीं तो विश्व में क्या संदेश जाएगा। विश्व स्तर पर यही संदेश जाएगा कि देखो ब्रिटेन के साथ तो भारत भी नहीं दे रहा है। तो यह जटिल प्रक्रिया बनती चली जा रही थी। अब इस प्रक्रिया से वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों का कैसे समर्थन प्राप्त किया जाए। तो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहां पे दो पार्टियां थी, एक आपको कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। अब वे मुस्लिम लीग से समझौता, क्योंकि भारतीय पहले ही बोल चुके कि मैं युद्ध में तभी साथ दूंगा जब आप यहां पे यह घोषित करो कि अंतरिम जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय शामिल होंगे। क्रिप्स मिशन भी आया, लेकिन क्रिप्स मिशन भी आपको देख रहे हो कि आ रहा है। तो क्रिप्स मिशन में भी वो सारे प्रावधान युद्धोपरांत था कि युद्ध के बाद मैं इन बातों को मानूंगा। अब यहां पे जब कांग्रेस ने रिजाइन दिया तो ब्रिटिश परेशान थे, उनको भारतीयों का समर्थन चाहिए था। अब उन्होंने उस समय जिन्ना से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिन्ना से मुलाकात करते हैं, जिन्ना को बुलाते हैं, बोलते हैं कि मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। जिन्ना बोलते हैं कि बताओ कैसा, मुझे इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे। उधर ब्रिटिश बोलते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। दोनों में समझौता होता है। जिन्ना बोलते हैं कि मुझे दो बातें आपसे, दो बातों की स्वीकृति चाहिए। पहला यह कि जब कोई भी आगे ऐसा अध्यादेश जो भी लाई जाए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें बिना अल्पसंख्यकों के अनुमति के वह पारित ना हो सके। और दूसरा, जो भी बातें हों उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में केवल और केवल मुस्लिम लीग के सदस्य होने चाहिए, ना तो पंजाब के सिकंदर हयात खां और ना बंगाल के। तो इस प्रकार से जिन्ना ने यह दो बातें रखी। दोनों बातों को स्वीकार कर लिया जाता है कि चलो ठीक है, इसकी स्वीकारोक्ति मैं देता हूं। और इसी समय आप देखते हो बच्चों कि 1940 का यह दशक था जब 1940 में जिन्ना को यह अधिकार दे दिया जाता है, एक प्रकार से वीटो पावर दे दी जाती है। अब जिन्ना को तो वीटो पावर दे दिया गया, लेकिन स्थिति क्या हुआ, इधर क्रिप्स मिशन आया, उधर ब्रिटेन के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका का दबाव पड़ रहा है, उधर आप देख रहे हो कि जर्मनी का दबाव पड़, आपको यानी चीन का दबाव पड़ रहा है, रूस का दबाव पड़ रहा है कि कुछ तो करो, समझौता तो करो भारतीयों के साथ में। इस दबाव के पर, क्योंकि इधर जापान भी तो उनको चुनौती दे रहा है। जबकि देखो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, तीनों में क्या था, तीनों में तानाशाह बैठे हुए थे। तीनों का आपस में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं था। ऐसा नहीं था कि तीनों में कोई कनेक्शन था, लेकिन तीनों तानाशाह थे। अब इधर जिस प्रकार से एशिया में चुनौती मिल रहा था, ब्रिटिश को भारतीयों का समर्थन चाहिए था। चलो भारतीयों का नहीं, कम से कम लीग के नाम पे ही उन्होंने वह खेल खेला कि भाई भारतीय हमारे पक्ष में है, और भारतीय मतलब लीग। अब आगे चलकर आप देखते हो कि जैसे ही यह 1945 में युद्ध की समाप्ति होती है
और ब्रिटेन की स्थिति खराब होती है। क्योंकि अभी तक क्या था, ब्रिटिश जो थे वह यानी ब्रिटेन ही केवल और केवल एक शक्ति के रूप में विश्व में स्थापित था। लेकिन 1945 के बाद स्थिति में परिवर्तन होता है। अब ब्रिटेन का स्थान ले लिया, विश्व एक ध्रुवीय तो रहा नहीं, बल्कि वह स्थान अमेरिका ने ले लिया, वह स्थान यूएसएसआर ने ले लिया। अब जब ऐसी स्थिति बनी तो ब्रिटिश फिर भी चाहते थे कि वे भारत पर शासन करते रहें। लेकिन 1942 की घटना जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसके बाद आप देख रहे हो 45 की घटना, 46 की घटना, नौसैनिक विद्रोह, जब सेनाओं में विद्रोह होने लगता है, जब इनके जो सिविल सर्वेंट हैं जब यह विद्रोही विद्रोह करने लगते हैं, तो अब ब्रिटिश भारत छोड़ने के पक्ष में थे। अब ब्रिटिश को लग रहा था कि जितना जल्दी हो सके वे भारत छोड़कर यहां से चले जाएं। इधर जिन्ना जो हैं वे पकड़े हुए हैं कॉलर की, ऐसे कैसे जाओगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं कर लोगे, जब तक द्विराष्ट्र के रूप में भारत को विभाजित नहीं कर दोगे। तो यह प्रक्रिया जो है कैसे जटिल बन रहा है। यह आप देख रहे हो कि 1940 में मुस्लिम लीग को वीटो का पावर दिया गया, लेकिन 1945 के बाद जो आपको घोषणाएं हो रही हैं, जैसे वेवल योजना, जैसे आप देख रहे हो तो उस समय आपको एक और घोषणा हो रहा है माउंट बेटन योजना। तो इन सब में क्या कहा जा रहा है, चाहे वेवल योजना ही हो, तो इन सब में क्या कहा जा रहा है, कैबिनेट मिशन योजना आ रही है, तो इन सब में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को बहुमतों के निर्णय को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वही ब्रिटिश का देखो आप कैसे ब्रिटिश बदलते हैं। जो 1940 में अल्पसंख्यकों के वकालत कर रहे थे, वही 1945 के बाद वे सीधे उस मुद्दे से पलट जाते हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के हितों को रोकने का कोई अधिकार नहीं। तो यह प्रक्रिया कैसे जटिल बनी। अब जिन्ना जो है वे छोड़ने को तैयार नहीं है, ब्रिटिश भागने के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में भारत छोड़ने की प्रक्रिया क्या हुई, जटिल बनती चली गई। और उसी संदर्भ में आप देखते हो कि ये ब्रिटिश चाहते थे कि बिना किसी दाग लगे हम भारत छोड़कर चले जाएं, लेकिन जिन्ना उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। और उसके बाद जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस कर दिया, जिसमें अनेकों हत्याएं हुई। पंजाब का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, बंगाल का असर बिहार पे पड़ा, पूरे क्षेत्र धू धू करके जल उठा। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश जिस तरह भागना चाहते थे बिना किसी दाग लगे, वह दाग उनके ऊपर लगता है। और यह प्रक्रिया जो है भारत छोड़ने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जटिल होती चली जाती है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि 1940 से लेकर और 1947 तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई। कैसे दीपावली घोषणा है, कैसे अगस्त प्रस्ताव आया, उस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा जा रहा है, कैसे क्रिप्स मिशन भारत आता है, कैसे वेवल योजना भारत आता है, कैसे कैबिनेट मिशन योजना आया, उसमें क्या प्रस्तावें रखी गई, और तब जाकर कैसे आपको माउंट बेटन योजना आता है, 3 जून योजना जिसे कहा जा रहा है, तब कैसे भारत को विभाजित किया जा रहा है, ब्रिटिश भारत से जाते हैं। तो इन सारी बातों को आप जब लिखोगे तब तो आपका सही उत्तर होगा, तब तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। इसके लिए आप एक डायग्राम बना दोगे, इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट बना दोगे, तब तो जाकर एग्जामिनर इंप्रेस होगा। तो इसी प्रकार से आप एग्जामिनर से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखता हूं विश्व इतिहास से। जैसे विश्व इतिहास में अब सपोज दैट मान लो आपसे यह पूछ दे कि प्रथम विश्व युद्ध के बीज वियना कांग्रेस में ही आरोपित कर दिए गए थे। अब प्रथम विश्व युद्ध के बीज वियना कांग्रेस में ही आरोपित कर दिए गए थे। अब आपको अगर पता ना हो कि वियना कांग्रेस का गठन कब हुआ, वियना कांग्रेस में क्या निर्णय लिए गए, और प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि दोनों घटनाओं में एक लंबा समय अंतराल है,
जैसे आप देखो तो वियना कांग्रेस का आयोजन कब किया जा रहा है? 1815 ईस्वी में, नेपोलियन के पतन के बाद। और प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 ईस्वी में। अब 1914 ईस्वी की घटना का बीज आपको 1815 में कैसे आरोपित कर दिया गया? कैसे बीजारोपण कर दिया गया? तो कुछ तो यहां पे हुआ होगा 1815 में, जिसने आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। अब आप बच्चों देखो तो वियना कांग्रेस का जो आयोजन किया गया, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है? तो इसमें पूरी तरह से फ्रांस को अलग थलग रखने की कोशिश की जा रही है। नेपोलियन के द्वारा जो परिवर्तन लाया गया था यूरोप में, उस परिवर्तन को नकारने की बात की जा रही है और यूरोप को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक बार जो यूरोप में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी बातें आ चुकी थी, लोग जागरूक हो चुके थे, राष्ट्रीयता की भावना से लोग परिचित हो चुके थे, तो क्या उस यूरोप की गति को पीछे मोड़ा जा सकता था? तो उसे पीछे मोड़ा ही नहीं जा सकता था। इस वियना कांग्रेस में एक तो सबसे पहले यह व्यवस्था लाएगी कि यूरोप की गति को आगे की ओर ना जाकर पीछे की ओर मोड़ो। यानी नेपोलियन ने जो यूरोपीय मानचित्र को जो बदला है, उस मानचित्र के जगह पुनः फ्रांस की क्रांति के पहले वाली स्थिति में यूरोप को लाया जाए, जो बच्चों संभव ही नहीं था। तो सबसे पहले तो यह गलतियां। दूसरी उसमें क्या किया गया? तो दूसरी उसमें यह भी कोशिश की गई कि भाई उसमें पुरस्कार और दंड की नीति रखा गया था कि जिन राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित करने में सहायता किया, उन राष्ट्रों को पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कृत मतलब उन्हें कुछ क्षेत्र दिया जाए, उनके शक्ति में वृद्धि की जाए। तो उस संदर्भ में आप देखते हो तो प्रसा, जर्मनी का प्रसा था, जिसके अधिकार में वृद्धि की गई। इटली में आप देख रहे हो तो पीडमोंट, उसके अधिकार में वृद्धि की गई। सार्डिनिया, पीडमोंट, सार्डिनिया के, और आगे चलकर यही जर्मनी में प्रसा के नेतृत्व में और इटली में पीडमोंट, सार्डिनिया के नेतृत्व में यूनिफिकेशन हो रहा है, एकीकरण यहां पे हो पाया। तो यह पुरस्कार की जो नीति थी वियना कांग्रेस में। दूसरी ओर आप देख रहे हो दंड की नीति। तो कुछ राज्यों से कुछ क्षेत्र भी छीने गए, जैसे फ्रांस। तो फ्रांस से उसके बहुत सारे क्षेत्र, आपको राइनलैंड का क्षेत्र, वह छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अधिकारों में वृद्धि की जा रही है। उधर आप देख रहे हो कि अब आगे चलकर इटली में, जर्मनी में जो विभाजित थे, उस विभाजन को नेपोलियन ने समाप्त किया था और उसी विभाजन के परिणाम स्वरूप वहां पे राष्ट्रीयता की भावना से लोग परिचित हुए थे, समानता, स्वतंत्रता की भावना से लोग परिचित हुए थे। तो उसे तो समाप्त नहीं किया जा सकता था, कुछ दिनों के लिए आप उसे दबा सकते हो, जिसका नतीजा क्या होता है बच्चों कि आगे चलकर 1830 में और 1848 में यूरोप में क्रांति होती है। और इस क्रांति की शुरुआत भी फ्रांस से होती है। और इसलिए मेटरनिक कहा भी करता था, कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ दे आपसे कि फ्रांस को जुकाम होती है तो पूरे यूरोप छींकने लगता है। तो आप हर जगह देखोगे, अब फ्रांस को जुकाम या फ्रांस को छींक आए तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको घटनाक्रम की जानकारी होनी चाहिए कि फ्रांस को छींक आने का संदर्भ क्या है। फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में। अब उस फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में क्या परिवर्तन हुआ, तो उस संदर्भ में आपको समझना होगा। उसके बाद कैसे फिर यूरोपीय क्रांतियां हुई, उस संदर्भ में आपको समझना होगा। कैसे राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, कैसे औपनिवेशिक होड़ मची, तब जाकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो जब तक इस प्रकार से आप नहीं समझोगे
तब तक आपके उत्तर में वह क्वालिटी नहीं आ पाएगा। और फिर आप वही काम करोगे कि प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है, उसका उत्तर कुछ और आप लिख दे रहे हो। क्योंकि बच्चों देखो, होता क्या है, यह आपकी समस्या नहीं है, यह शिक्षा पद्धति की समस्या है, जिस शिक्षा पद्धति से हम आप आगे बढ़े हैं। क्योंकि हम लोग स्कूल में, कॉलेज में जब रहे तो उस तरीके से शिक्षा दी ही नहीं गई और समस्या वहीं से जटिल बनी रह गई। क्योंकि हम लोगों ने किया क्या कि जो भी आया, अब मान लो प्रश्न आपसे यह पूछा जाए, जिसका भी मैं चर्चा कर रहा था कि यह वियना यानी प्रथम विश्व युद्ध के बीच वियना कांग्रेस में आरोपित थे, तो हम लोग यह नहीं देखते हैं, सीधा बच्चे क्या करते हैं कि वह देखते हैं कि अच्छा वियना कांग्रेस और प्रथम विश्व युद्ध, अब वह कुछ से कुछ प्रथम विश्व युद्ध के बीच में विषय में लिखने लगे। वे लिख तो दिए 200 वर्ड में, क्योंकि होता क्या है कि यहां से आप पढ़कर गए प्रथम विश्व युद्ध के विषय में कि चलो प्रथम विश्व युद्ध, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा उसमें एक कीवर्ड आपको नजर आया प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप खुश, अच्छा चलो हमारे अनुकूल तो प्रश्न तो आ गया। अब आपने यह नहीं देखा कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में विश्लेषण है, प्रश्न में आलोचनात्मक मूल्यांकन है, प्रश्न में केवल मूल्यांकन है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है, आपने उसे तो देखा ही नहीं। बस आपने प्रथम विश्व युद्ध को देखा और प्रथम विश्व युद्ध पे लिखकर आ गए। तो ऐसे में आप बच्चों सोचोगे कि आपको मार्क्स मिल जाए, तो वह तो कदापि नहीं हो सकता है। आपको प्रश्न के हर डायमेंशन को समझना होगा कि कहां पे विश्लेषण है, कहां पे चर्चा में क्या लिखना है, मूल्यांकन में क्या लिखना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछे तब क्या लिखना है। तो जब तक उस प्रकार से आपके उत्तर को बताया ना जाए, सुधार ना करवाया जाए, तो फिर कैसे मार्क्स मिलेगा। आप 2 से 4 टेस्ट देने के बाद आपको खुद यह महसूस हो जाएगा कि आप जो पहले उत्तर लिखते थे उस उत्तर में बहुत अंतर हो चुका है, उसे ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन उसके लिए किसी ऐसे पर्सन की भी आपको आवश्यकता होती है जो आपके उत्तर को चेक करे, जो आपकी कमियों को बताए। सिर्फ यह नहीं कि बहुत अच्छा है, इसमें और अच्छे करने की प्रयास है, तो वैसे में आपका क्वालिटी कभी इंप्रूव नहीं होगा। बल्कि आपको उन सारे पॉइंट्स को बताना पड़ेगा जो आपके एग्जामिनर हैं, जो आपको चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में क्या समस्या है, आपका आंसर है तो कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। आपके आंसर में उसमें जो यानी कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को आपको कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट को आपने छोड़ रखा है, उस पॉइंट को कैसे आपको ऐड करना है। तो जब तक बच्चों यह ना बताया जाए और मैं आपके आंसर में सिर्फ यह लिख दूं कि बहुत अच्छा प्रयास, इसे और ठीक करने की आवश्यकता है, तो उससे आपका क्या इंप्रूवमेंट होगा। अगर मैं आपके उत्तर में यह बताऊं कि इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे लिखना चाहिए, आपका आंसर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, पहले इसे होना चाहिए, उसके बाद ऐसे ऐसे होना चाहिए। आपको मैं यह बताऊं कि कंक्लूजन आपने लिखा है लेकिन इतना नहीं, आपको मैं यह बताऊं कि इसमें प्रश्न में आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ रहा था तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको लिखना है, तब जाकर आपका उत्तर सही होगा, तब जाकर आप में इंप्रूवमेंट होगा, तब जाकर आप में सुधार होगा। तो इस प्रकार से जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तब तक ना तो क्वालिटी आएंगी और ना ही मार्क्स मिलेगा। फिर उसी कैटेगरी में आप आ जाओगे जैसे कैटेगरी में बच्चे होते हैं कि मैंने 5 मेंस दिया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप वैसी स्थिति में आए कि सिर्फ आपको एग्जाम देने के संख्या आपके पास हो कि मैंने 10-10 मेंस दिया, यहां का दिया, वहां का दिया, मैंने इतना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मैं नहीं चाहता हूं कि उस स्थिति में आप आओ। आप एक ही मेंस दे रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपको उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और वह प्रयास अकेला नहीं हो सकता है, वह प्रयास एक टीम वर्क के द्वारा होता है। और इसलिए मलुका आईएएस के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक हम लोगों की टीम उस प्रकार से आपके साथ है जो आपको हर सब्जेक्ट
जैसे ऑप्शनल की जहां तक बात है, हिस्ट्री ऑप्शनल मैं स्वयं आपको लूंगा, उस पर चर्चा करूंगा और आपके उत्तर में सुधार कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल मैंने दिया और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद हो। अब यह डिसीजन आपको लेना है कि आपका डिसीजन किधर होगा, आपको सेलेक्ट होना है या नहीं होना है, या आपको लगता है कि नहीं इससे और कोई बेहतर विकल्प आपके पास है, तो मैं यह नहीं कहूँगा कि फिर आप यहाँ पे जुड़ो। अगर आपको इससे बेहतर विकल्प कहीं मिले तो यह आपके लाइफ की बात है, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 महीना आपका वह व्यर्थ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।